वेलकम टू माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जो कि सबको पता होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आई हैड टोल्ड यू अर्लियर कि बायोमोलिक्यूल्स, ये बायोटेक्नोलॉजी जो है, बायोटेक्नोलॉजी का एक एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से एंड प्रिंसिपल से। ऑलराइट, तो बात करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ठीक। देखो मॉलिक्यूलर मतलब क्या होता है। मॉलिक्यूलर का यहाँ पे जो मतलब है, मॉलिक्यूल से मतलब होता है तो डीएनए मॉलिक्यूल और आरएनए मॉलिक्यूल की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग पूरी वीडियो में। डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल की बात करेंगे, ठीक। एंड डायग्नोसिस का क्या मतलब हुआ? किसी डिसीज को आइडेंटिफाई करना, किसी डिसीज को डायग्नोस करना, आइडेंटिफाई करना, ठीक। पर्टिकुलर डिसीज। अब देखो किसी डिसीज को ट्रीट करने के लिए, क्योर करने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर पेशेंट जो है उसमें क्या डिसीज है, ठीक। तो ये पता करने के लिए बेसिकली करा क्या जाता है, जो कॉमनली यूज्ड टेक्निक्स होती है। कॉमनली क्या करा जाता है? सैंपल्स लिए जाते हैं, फीकल सैंपल्स लिए जाते हैं, यूरिन सैंपल्स लिए जाते हैं। बट वो जो चीज़ होती है, वो हम लोग सैंपल्स लेते हैं, उससे हमें उतनी जल्दी रिजल्ट उतनी जल्दी नहीं पता चलता। अर्ली स्टेजेस में उन सैंपल्स में नहीं शो होता, नहीं मेंशन होता, ना ही सिम्टम्स दिखते हैं पर्टिकुलर डिसीज के। तो अर्ली स्टेजेस में ये डिसीज को, इन डिसीजेस, कुछ डिसीजेस को क्योर करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए होता क्या है, 3 मेथड्स होते हैं जिनसे हम लोग अर्ली स्टेज में पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर बंदे में क्या डिसीज है एंड उसको क्योर कर सकते हैं, ठीक। फॉर ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस लिख देती हूँ मैं, मेथड्स फॉर डायग्नोसिस, मेथड्स फॉर डायग्नोसिस, ठीक। मेथड्स फॉर डायग्नोसिस। तो फर्स्ट वन इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे? हम लोग ने पेशेंट की बॉडी से डीएनए लिया, उसको कट कर लिया, उसको हम लोग ने ग्रो कर लिया वेक्टर के साथ, तो उसके ज़्यादा क्वांटिटी मिल गई, हमें पता चल गया क्या डिसीज़ है, ठीक। जल्दी मिल गया, जल्दी हम लोग ने उसका ज़्यादा क्वांटिटी मिल गई, ठीक। ये हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देन पॉलीमरेज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक। देखो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड, पर्टिकुलर न्यूक्लिक जो पेशेंट होता है उसका न्यूक्लिक एसिड लेते हैं, उसको एम्पलीफाई करते हैं, यानी कि उसको लैब में ग्रो करते हैं। एंड ये अर्ली स्टेज में हो जाता है क्योंकि उतने ही समय में बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है, ग्रो कर जाता है जो पैथोजन होता है, तो पता चल जाता है कि क्या डिसीज़ है, ठीक। एंड थर्ड वन इज एलाइसा, एलाइसा यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ठीक। इट इज यूज टू डायग्नोज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV। So enzyme linked immunosorbent assay is used to identify or diagnose human immunodeficiency virus in a patient, ठीक। अब देखो बात करते थे कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते, कैसे डायग्नोस करते। तो देखो बेसिकली होता क्या है, जब जो पेशेंट है वो पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट में उसकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज सेक्रीट होने लगती है डिसीज से प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हम लोग वही एंटीबॉडीज जो होती हैं ब्लड टेस्ट में ले ली जाती है, यानी कि ब्लड जो लिया जाता है उसके ब्लड में चेक करा जाता है कि कौन सी एंटीबॉडीज सेक्रीट हो रही है, पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट में कौन सी एंटीबॉडीज सेक्रीट हो रही है। लेकिन जब जो सिम्टम्स शो करने लगते हैं, जो सिम्टम्स शो होते हैं बॉडी में, उससे
तभी पता चलता है कि कौन सी डिजीज है, पर्टिकुलर डिजीज पता चलती है, ठीक। लेकिन जो वो टाइम होता है जब हम लोग को सिम्टम्स किसी चीज के पता चलते हैं, तब वो बहुत लेट हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि जो पैथोजन होता है तब तक बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में पूरी बॉडी में स्प्रेड हो चुका होता है, ठीक। तो इसके लिए होता क्या है, वो तो स्प्रेड हो गया, वायरुलेंट हो गया बॉडी में, यानी कि अब तो पर्सन के जो था बॉडी पूरी इन्फेक्टेड हो गई। लेकिन अगर यही चीज अगर अर्ली स्टेज में पता लगानी हो तो पीसीआर यूज कर सकते हैं। कैसे? जो पर्सन है, पेशेंट है, उसका ब्लड लेंगे हम लोग, ठीक। उसके ब्लड से न्यूक्लिक एसिड अलग करेंगे, यानी कि डीएनए या आरएनए अलग करेंगे। डीएनए आरएनए अलग करने के बाद उनको एम्पलीफाई करेंगे, यानी कि जो पैथोजन उनकी मशीनरी ले करके जो पर्टिकुलर पैथोजन है, इन जो डिसीज कॉज कर रहा है, वो कैसे बॉडी में कॉज कर रहा है, तो वो मशीनरी तो यूज ही करेगा ना, ह्यूमंस की मशीनरी से ही ग्रो करेगा। तो वो हम लोग देखेंगे एंड कौन सी एंटीबॉडी सेक्रेट हो रही है उसके अगेंस्ट। तो इस तरह से पता चल जाता है कि पीसीआर से एम्पलीफाई करके पता चल जाता है कि कौन सा पैथोजन एंड क्या डिसीज कॉज हुई है पेशेंट में, ठीक। अब बात करते हैं एलाइसा की। एलाइसा जो होता है, क्योंकि ये देखो डेली बेसिस मतलब कॉमनली यूज हो जाता है रेगुलरली। जो पेशेंट्स होते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जिनमें होता है, जो डेली जो पेशेंट्स होते हैं उनमें एक रेगुलर चेकअप होता है एलाइसा के थ्रू। एंड एलाइसा को डॉक्टर्स इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ये बहुत ईजी टेक्निक होती है टेस्ट करने की, एंड ऑफ कोर्स ये बहुत चीप भी पड़ता है, इतना कॉस्टली भी नहीं पड़ता है, इसलिए कॉमनली यूज कर लिया जाता है, ठीक। अब बात करते हैं एलाइसा की ही थोड़ा सा डिटेल में। सो बेसिकली एलाइसा जो होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट एसे, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका फुल फॉर्म का, ठीक। ये यूज किस लिए होता है? वायरल इन्फेक्शंस को डायग्नोस करने के लिए या फिर माइक्रोबियल एंटीजेंस को डायग्नोस करने के लिए, ठीक। अब सबसे मेन चीज जो है कि एलाइसा जो होता है बहुत यूजफुल कैसे हो सकता है, एक बहुत अच्छी इसकी पॉजिटिविटी क्या है कि ये बहुत एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, एक्यूरेट है, ठीक। पर्टिकुलर डिसीज जो डिटेक्ट करता है बहुत एक्यूरेटली डिटेक्ट करता है। एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो एपिडेमिक्स के समय जहाँ पे डिसीज का कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में फैल गई, पूरी पॉपुलेशन किसी डिसीज से अफेक्टेड हो गई, तो उस समय एलाइसा यूज हो सकता है डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, क्योंकि ये लैब में इजीली प्रिपेयर हो सकता है लार्ज स्केल में, ठीक। यानी कि इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट लार्ज स्केल in labs at the time of epidemics, ठीक। अब देखो एलाइसा जो है ये बेसिकली किसी प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, तो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है उसकी बात कर लेते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो हम लोग बात कर लेते हैं प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल क्या होता है इसका? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। एंटीबॉडी एंटीजन इंटरैक्शन बोल दे, चाहे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन बोल दे, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन इंटरैक्शन, इंटरैक्शन कह सकते हैं या रिएक्शन कह सकते हैं, दोनों सेम चीजें, ठीक। अब होता क्या है, देखो एंटीबॉडीज जो होती हैं, एंटीबॉडीज क्यों सेक्रेट होती है? किसी पर्टिकुलर डिसीज से लड़ने के लिए सेक्रेट होती है, ठीक। एंटीबॉडीज सेक्रेट करता है WBCs का, बेसिकली बी सेल्स, पर्टिकुलरली यहाँ पे बात करी जाए तो बी सेल सेक्रेट करता है, ठीक। वो जो बी सेल्स एंटीबॉडी सेक्रेट करेगा वो जाकर एंटीजन के साथ कंबाइन होगा, एंटीजन के साथ रिएक्ट होगा कह सकते हैं, या इंटरैक्ट होगा कह सकते हैं, ठीक। उसको क्या कहते हैं? ए ग्लूटिनेशन। इनकी इंटरैक्शन को कह सकते हैं ए ग्लूटिनेशन। ये थोड़ा सा बाहर से हो गया, लेकिन यू कैन मेंशन दिस पॉइंट ऑल्सो इन एग्जाम
ऑलराइट, तो इसलिए यूज हो सकता है। ठीक, अब ये पर्टिकुलरली ये जो रिएक्शन है ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए यूज हो सकती है एंड पर्टिकुलर पैथोजन से लड़ने के लिए यूज हो सकती है। ठीक, अब यहाँ पे बात तो हम लोग डायग्नोस करने की कर रहे हैं, तो होता क्या है कि पर्टिकुलर स्टेज में जो पर्सन होता है, जो पेशेंट होता है कह सकते हैं, जो एंटीबॉडीज उसके बॉडी में सेक्रीट होना स्टार्ट हो जाएंगी उस डिसीज से लड़ने के लिए। वो हम लोग ब्लड लेंगे, सैंपल लेंगे ब्लड का, और वो एंटीबॉडीज का टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि क्या एंटीबॉडीज रिलीज हो रही है उसके अगेंस्ट, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी पर्टिकुलर डिसीज है जिसके अगेंस्ट बॉडी लड़ने की कोशिश कर रही है लेकिन नहीं हो पा रहा। ठीक, तो इस तरह से डायग्नोज हो जाएगी डिसीज। आज का मेरा ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है एंड मेन थिंग जो क्वेश्चंस है बायोटेक्नोलॉजी के और उसके एप्लीकेशंस के मैं बहुत जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। आई एम इन द सर्च ऑफ दोज क्वेश्चंस, एज सुन एज आई विल गेट द क्वेश्चंस आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन पे प्रेस करिएगा एंड ऑफ कोर्स शेयर माई वीडियोज टू योर फ्रेंड्स एंड योर डियर वंस। बाय बाय।